आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम मैंने आपसे वीडियो डिस्कस की थी इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। और नुकसानदेह जो होते हैं नुकसान इंसानों को भी पहुंचाते हैं, प्लांट्स को भी पहुंचाते हैं, एनिमल्स को भी पहुंचाते हैं। फिर इन बैक्टीरिया को जो कि नुकसानदेह होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं केमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड्स में। आज इन्हीं तमाम टॉपिक के ऊपर मैंने MCQs तैयार किए हैं और वो मैं अब आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए आइए अब MCQs स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये कुछ आपके सामने रोल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से वो कौन सा फ़ायदेमंद रोल है बैक्टीरिया के, वो आपने बताना है। तो फ़ायदेमंद रोल क्या बैक्टीरिया का कि हमारी बॉडी में वाइटामिन प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया जब हम इंसान के पेट में पहुंचते हैं, मैदे में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, ये ऑप्शन है आपके सामने। हमारे खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का एज अ होल, अभी तो हम देख रहे थे ना कि वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, लेकिन एज अ होल पूरे इन्वायरमेंट के हाल से देखा जाए तो क्या एक बहुत बड़ा मेन रोल है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं जी। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, आपको मैंने बताया था ना कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इनमें मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं, 3 बड़े मेजर कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए, ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। तो इसके अलावा दूसरे जो इनमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं इन सब को भी क्या करते हैं, ये मट्टी में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके नतीजे में तमाम कंपाउंड्स और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं मट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और जब फिर प्लांट वहाँ पे लगाया जाता है तो ये प्लांट जो ग्रो करते हैं तो फिर वो हेल्दी ग्रो करते हैं और उसको फिर बाद में सारे ह्यूमन बींग्स और जानदार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। अब ये कुछ प्रोसेस के नाम हैं, ठीक है, इनमें बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कौन सा प्रोसेस है हमें बताना है जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको बताया था कि हवा में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो इनर्ट फॉर्म में होती है। तो इसलिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं प्लांट्स में मौजूद, वो क्या करते हैं कि उस नाइट्रोजन को हवा से ट्रैप करके वहाँ पे लेकर आते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। फिर अमोनिया को प्लांट जो होते हैं अपने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, बैक्टीरिया जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि फूड बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें से वो कौन सा फूड है जिसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो है योगर्ट। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ठीक है, अब एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट क्या है। मेन बेनिफिट ये है कि जैसा कि पेज से भी ज़ाहिर हो रहा था कि दे कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, अगर आपको याद हो तो, पढ़ाया था कि बैक्टीरिया का सेल होता है और उसमें एक एक्स्ट्रा DNA होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब होता ये है कि जो भी एंटीबायोटिक हमने बनानी होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया का जो ये एक्स्ट्रा DNA है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसके अंदर हम वो एंटीबायोटिक इन्फॉर्मेशन वाली जीन लगा देते हैं और उसके बाद जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में वो एंटीबायोटिक बनना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब आपने बैक्टीरिया को क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। क्या मॉडिफाइड किया कि इसको एंटीबायोटिक बनाने के काम में लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है, इनमें से वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें बैक्टीरिया का रोल शामिल है, यानी कि बैक्टीरिया कॉज करता है। वो है कॉलरा। कॉलरा के बारे में मैंने आपको बढ़ाया था, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। ये तमाम फ़ायदे मिलते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गंदे बैक्टीरिया हमारे जिस्म में घुस जाते हैं, उससे लड़ने में काम करते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स टूट रहे होते हैं, ये उनमें भी मदद करते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें बैक्टीरिया की ज़रूरत है। ठीक है, तो जनाब एंटीबायोटिक्स बनाते हुए भी बैक्टीरिया काम आते हैं, दही बनाते हुए भी, और चीज़ बनाते हुए भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को बनाने में बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू प्लांट बिकॉज दे, अब राइजोबियम क्या एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये क्यों फ़ायदेमंद है, ये इसके आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जवाब है क्योंकि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। अच्छा, अब इनमें से वो कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, डायरिया होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो आपने बतानी है। वो है कॉलरा। ठीक है, अब ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं, और इनमें से कोई एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, ये एक लंग्स की डिजीज़ है। अब आपने बताना है कि इनमें से किसकी वजह से ये होती है पेशेंट को। जनाब ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, कॉलरा में एक ख़ास किस्म का जो है ना आपको साइन एंड सिम्टम नज़र आएगा, वो कौन सा होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आपने बताना है। सीवियर वाटर डायरिया, पेशेंट को ना मोशंस लगे हुए होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह उसको मोशंस आ रहे होते हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना, जो पानी, चावल का पानी आपने देखा, जब चावल को भिगो के रखते हैं कुछ अरसे के लिए, तो फिर उसके बाद वो जो पानी का रंगत होती है सफ़ेदिया दूधिया टाइप की, उस तरह के मोशंस आना शुरू हो जाते हैं जब उसको कॉलरा होता है। अच्छा, अब ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कॉलरा के मरीज़ को, जिसको कॉलरा की डिजीज़ हो जाती है, यानी कि मोशंस आ रहे होते हैं राइस वाटर टूल्स की तरह, उसको नहीं दिया जाता, तो वो कौन सा है, वो है एंटीहिस्टामिन। जबकि बाकी तीनों जो हैं ट्रीटमेंट जो कॉलरा का मरीज़ होता है उसको दिए जाते हैं। अब वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलरा कॉज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है, वो इसमें मौजूद है। उसका नाम है विब्रो कॉलरा। टाइफाइड फीवर, ये आपके सामने बैक्टीरिया के नाम है। इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाइड। अच्छा, अब टाइफाइड फीवर होता है तो उसमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो उनमें से वो कौन से कॉमन किस्म के साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, वो कौन से हैं, इनमें से बताना है आपने। एक तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, सर में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफाइड में। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस है जो कि लंग्स की डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होती है, ये ऑप्शन है, किस वजह से होती है। तो जनाब ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। वो बैक्टीरिया कौन सा था, मैंने आपको बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये जो टीबी की डिजीज़ होती है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसमें कॉमन साइन एंड सिम्टम कौन सा होता है। जनाब बहुत जो कॉमन साइन एंड सिम्टम पेशेंट को महसूस होता है और दूसरे लोग भी देखते हैं, एक तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, दूसरा भूख ख़त्म होती है, जब खाना नहीं खाएगा तो उसका वज़न क्या होता है, कम हो जाता है। अच्छा, अब
ये निमोनिया भी लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है? तो जनाब उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब जो निमोनिया है इसके कौन सा वो कॉमन सिम्टम होता है या सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में आपने बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो जवाब है कि पेशेंट को सांस भी फूलता है, उसमें सीने में दर्द भी होता है, उसके अलावा खांसी भी होती है, उसमें थूक के साथ आती है, ठीक है। ये तमाम जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को रिपोर्ट होते हैं। हमने ये भी देखा था कि प्लांट को भी बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब उन्हीं में से एक सवाल आपके सामने है कि जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉटिक डिजीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब ये प्लांट में होती है तो उसमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आप ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करें जिसमें जरासीम मौजूद ना हो। बैक्टीरियल ब्लाइट ये भी एक प्लांट डिजीज़ है जिसको हमने डिस्कस किया था। तो इसमें कौन सा वो सिम्टम्स होते हैं जो जब बैक्टीरियल ब्लाइट की डिजीज़ प्लांट्स में होती है तो उसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। उसमें होता है कि विल्टिंग होती है, तो लीव्स जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उसके अलावा वो पीले कलर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट ये भी एक डिजीज़ है जो हमने डिस्कस की थी। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आए थे, ये ऑप्शन है, इनमें से कोई एक है। एक तो ये है कि जो फल होता है आपने देखा होगा वो उसके अंदर पानी भर जाता है, जिससे वो क्या होता है नरम हो जाता है, ठीक है, और बड़ा भी हो जाता है, जाहिर सी बात है पानी भर जाएगा, और नरम भी हो जाता है, दबाने से नरम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बैक्टीरियल विल्ट की डिजीज़ है ये ख़ास तौर पे कहाँ इफेक्ट डालती है, ये ऑप्शन है। कौन से टिश्यू में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, वो है वेस्कुलर सिस्टम। जैसे इंसानों में वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेजल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, इसी तरीके से प्लांट्स में भी जाइलम और फ्लोएम होती हैं, ठीक है। जाइलम का काम ये होता है कि उसके ज़रिए पानी मिनरल वगैरह प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि फ्लोएम जो ट्यूब्स बनी होती है उसमें से खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी मूव करना बंद हो जाता है, और अल्टीमेटली लीव्स भी विल्ट कर जाएंगे, फ्लावर्स भी विल्ट कर जाएंगे, और रूट्स भी क्या होंगे वो विल्ट कर जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे। अच्छा, जो बैक्टीरियल विल्ट की जो डिजीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल कहा जाता है, जो आपको ख़ास तौर पे नज़र आता है सिम्टम, वो क्या होता है, इनमें से कोई ऑप्शन है? जी हाँ, विल्टिंग, यानी कि प्लांट में जो लीव्स होते हैं या स्टेम्स होते हैं क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। अब इसमें से वो कौन सा मेथड है जो केमिकल मेथड नहीं है? केमिकल मेथड भी हमने पढ़े थे, फिजिकल मेथड भी पढ़े थे, आपको याद होगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनमें से आपने बताना है कि वो कौन सा मेथड जो केमिकल मेथड नहीं है। वो है पास्चराइजेशन। एंटीबायोटिक्स में भी केमिकल इस्तेमाल होती हैं, डिसइंफेक्टेंट्स में भी, एंटीसेप्टिक्स में भी, लेकिन पास्चराइजेशन में केमिकल इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि बॉयलिंग की जाती है ख़ास टेम्परेचर में दूध को, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अब इसमें से भी आपने डिस्कस करना है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग ग्रोथ। इनमें से कौन सा वो मेथड है जो केमिकल मेथड नहीं है, ठीक है। कोई एक दो ऐसे हैं जो केमिकल मेथड नहीं है, वो आपने बताना है। तो जनाब अप्लाइंग हीट, एंटीबायोटिक भी केमिकल मेथड है, डिसइंफेक्टेंट्स में भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और हीट जो है वो फिजिकल मेथड है जिसमें केमिकल्स नहीं जाते हैं, और यूटिलाइजिंग एंटीसेप्टिक्स, और एंटीसेप्टिक्स भी क्या होती है, केमिकल्स की बनी हुई होती है। तो सिर्फ हीट जो रह जाता है वो मेथड है जो केमिकल मेथड नहीं है बल्कि फिजिकल मेथड है। हमने केमिकल्स में हैलोजन के बारे में भी पढ़ा था, और हैलोजन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा है? वो है जनाब आयोडीन। पायोडीन आपने सोल्यूशन देखा होगा, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा,
अच्छा, अब मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप हो गया या फिर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉर्सेप हो गया, बहुत सारे, तो इनको साफ़ करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? ETO, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। एंटीसेप्टिक्स नॉर्मली कौन सी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं? वो है लिविंग टिश्यूज़, क्योंकि लिविंग टिश्यूज़ बहुत नाजुक टिश्यूज़ होते हैं। अगर आप उस पर कोई हार्ड किस्म का केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, वो वहाँ पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल कर देगा, लेकिन साथ में आपकी जो जिल्द है या जो भी बॉडी पार्ट है उसको वो नुकसान भी पहुँचाएगा। अच्छा, इसमें से वो कौन सा मेथड है जो, अगेन दोबारा इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल आ गया है कि जो केमिकल मेथड नहीं है फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, तो जनाब ऑटोक्लेविंग। बाकी तमाम जो मेथड में केमिकल मेथड है। अच्छा, अगर इंसानी टिश्यूज़ पर यानी कि बॉडी पार्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो फिर आप कौन सा इसमें से जो है ना एप्लीकेशन अख्तियार करेंगे, केमिकल इस्तेमाल करेंगे? एंटीसेप्टिक, मैंने भी बताया था कि एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं, तो ये ख़ास तौर पे लिविंग टिश्यूज़ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है तो उसको कहा जाता है स्टैटिक, और जब उसको किल किया जाता है तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइड। तो अब यहाँ पे जो है मोल्ड और ईस्ट हैं, ये दोनों क्या हैं? फंजाई हैं। तो इनको ग्रोथ को रोकने के लिए हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? वो है फंजीस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल कंट्रोल मेथड डज नॉट एक्चुअली किल माइक्रोब्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ बट इंस्टेड रिमूव देम फिजिकली फ्रॉम द सैंपल्स। अब ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, ये सारे मेथड्स क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को किल नहीं करते, ना ही उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड है? वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को ख़ास तौर पे उन लिक्विड्स में ऐसे लिक्विड में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अगर जरासीम मौजूद हों तो उनको रिमूव किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, ख़ास किस्म का फ़िल्टर पेपर होता है, उससे उस लिक्विड को पास किया जाता है। जब पास किया जाता है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। अच्छा, ये मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उस लिक्विड को हीट देंगे आप या केमिकल डालेंगे, ठीक है, जरासीम तो मर जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि वो जो लिक्विड है, केमिकल है, उसका मकसद जो था, अगर वो दवाई है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ वो केमिकल भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जगहों पर फिर इस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following is not a way that antibiotics work to control bacteria? ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ना, बैक्टीरिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाके हमला करती हैं और फिर उसको मार देती हैं। तो इनमें से कोई एक ऐसा तरीका है जहाँ पे वो हमला नहीं करती, ठीक है, वो कौन सा है? कि वो बैक्टीरिया की ऐसा नहीं करती कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को बढ़ा दें फिर उसको किल कर दें, ठीक है। ये वो मेथड है जो वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। मतलब ये कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि उनकी तादाद बढ़ जाए, फिर उसको मार दें, इस तरीके के ऊपर बैक्टीरिया ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं काम नहीं करती, बल्कि हाँ, सेल वॉल को ब्रेक कर देंगी, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगी, सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुँचा देंगी, ठीक है। अच्छा, अब जब सेल वॉल को बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करती हैं, ख़राब करती हैं, तबाह करती हैं, तो उसमें वो किस हिस्से को, किस चीज़ को नुकसान पहुंचाती हैं? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो वो है पेप्टिडोग्लाइकेन। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बताया था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन को जाके टारगेट करते हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं, और इस तरीके से बैक्टीरिया क्या होता है, वो मर जाता है। इनमें से वो कौन सा मेथड है जो फिज़िकल मेथड नहीं है, कहना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए?
जनाब एंटीबायोटिक्स, ऑटोक्लेविंग भी क्या है, फिज़िकल मेथड है, फिल्ट्रेशन भी फिज़िकल मेथड है, रेडिएशन भी फिज़िकल मेथड है, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है ये केमिकल मेथड है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये वो मेथड है जो कि फ़िज़िकल मेथड नहीं है बल्कि केमिकल मेथड है। अच्छा, ये जो हम हाई हीट को इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर सकें, तो इसमें होता क्या है वो मैंने मैकेनिज़्म भी आपको बताया था। क्या हाई हीट एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, प्रोटीन्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, या बैक्टीरिया में मौजूद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है उसको कम कर देती है, या सेल मेम्ब्रेन जो है उसको तबाह कर देती है जिससे सेल में हर कोई अंदर आ रहा होता है बाहर जा रहा होता है। तो आंसर है कि हाई हीट क्या करती है कि जो प्रोटीन्स होते हैं और जो डीएनए होती है उसको क्या करती है, वो ख़त्म कर देती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन से बैक्टीरिया की बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह क्या होंगे, मर जाएंगे। पाश्चराइजेशन आप बहुत अच्छे से ये सुनते हुए आ रहे एक मेथड है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ये हम करते क्या हैं कि इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और वो टेम्परेचर गालिबन लो टेम्परेचर होता है फॉर सम टाइम, और उसके नतीजे में ये होता है कि बैक्टीरिया जो दूध में मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। और ज़्यादा हीट इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बैक्टीरिया दूध में प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और बहुत सारे काम की चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप ज़्यादा हीट देकर उसको करेंगे तो इस बात के चांसेस हैं कि प्रोटीन वगैरह डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो अभी फिल्ट्रेशन का मेथड शुरू में कुछ एक एमसीक्यू आया भी था, हमने डिस्कस किया था, तो इसका फ़ायदा क्या होता है ये आपके सामने। इसका फ़ायदा ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल देता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि फ़िल्टर पेपर होता है ख़ास किस्म का जिसमें से उस लिक्विड को गुजारा जाता है। तो उस लिक्विड में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो वो क्या होते हैं, फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ़ हो जाता है। ये ऑटोक्लेविंग क्या चीज़ होती है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है ये एक मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल्स को ड्राई किया जाता है या स्टेरिलाइज़ किया जाता है हीट देकर और प्रेशर देकर, या इनको जो मटेरियल्स आप रखते हैं ऑटोक्लेविंग में उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, या खाना फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो ये है कि होता ये कि ऑटोक्लेविंग के लिए एक ऑटोक्लेव मशीन होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको रखते हैं। तो जब हम वहाँ रखते हैं तो उसके ऊपर जो मौजूद जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मरते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और प्रेशर दिया जाता है। मैंने आपको ये दोनों मेथड्स बताए थे कि हीट और प्रेशर के ज़रिए भी बैक्टीरिया को किल किया जाता है। अच्छा, अब इनमें से वो कौन सा फिज़िकल मेथड है जो लो टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें, लेकिन उसमें बैक्टीरिया मरते नहीं हैं लेकिन उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब कि खाने का नुकसान नहीं होता। ये आपके सामने है। तो जनाब रेफ्रिजरेशन, यानी हम जो रेफ्रिजरेटर में अपना खाना रखते हैं 3 से 4 दिन तक, तो तकरीबन कहा जाता है कि सेफ़ है, लेकिन उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है क्योंकि माइक्रो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। अलबत्ता अगर आप वो खाना फ्रीज़र में रखेंगे तो वो फिर बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -2 से कम होता है, जिसमें ग्रो नहीं कर पाते, वो किल हो जाते हैं। अब इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि मटेरियल को जलाते हैं, जब जलता है तो वो खाक में तब्दील हो जाता है, ठीक है, ये आपके सामने मेथड है। तो जनाब वो मेथड है इंसिनरेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में भी अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास करते हैं तो वो लिक्विड होता है, जलता तो नहीं है ना। पास्चराइजेशन में भी दूध जलता नहीं है, ठीक है, डेसिकेशन में भी नहीं होता। तो इंसिनरेशन मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसमें से वो कौन सा एपरेटस है जो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम स्टीम देते हैं और साथ में प्रेशर भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपको आ जाना चाहिए, भी पहले कहीं डिस्कस हुआ है, वो है ऑटोक्लेव। अभी ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बैक्टीरिया में, ठीक है, उसको वो कौन सी रेडिएशन है जो इनहिबिट करती हैं। आपके सामने मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं, वो है यूवी लाइट, ठीक है।
तो ये थे MCQs जो मैंने तैयार किए थे, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो टॉपिक है आपकी बुक में, और उसमें जो मुख्तलिफ सब टॉपिक डिस्कस किए गए। तो इंशाल्लाह आपको ये MD कैट टेस्ट में मुफीद नज़र आएंगे आपकी तैयारी में। इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं कुछ और मज़ीद वीडियो डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।